क्वेश्चन नंबर 6 राइट। अपन टॉर्क पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले। ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज, इसके अबाउट, इसके अबाउट हिंज है ये रॉड। हिंज का मतलब क्या है कि अगर ये रोटेट भी करेगा तो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा रॉड, राइट। राइट, तो अगर ये रोटेट भी करेगा तो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। क्लियर है। इस रॉड का मास है, में लेंथ यूनिफॉर्म रॉड है, हॉरिजॉन्टल है। तो रॉड अभी ऐसा है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, रोटेट करेगा तो ये ऐसा करेगा, यहां से तो ऐसा, राइट। यहाँ पे ऐसा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए। फाइंड फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर acceleration, find the angular acceleration of rod when it is released from horizontal position, when it is released from horizontal position, horizontal position, right. Second, find the linear acceleration of rod, acceleration of center of mass, linear acceleration of center of mass when it is released, when it is released. Third, find the normal force, find the normal force exerted by hinge, exerted by hinge when it is released, when it is released. Fourth, find the angular velocity of rod, velocity of rod when it becomes vertical, vertical. Fifth, find the angular acceleration of rod when it becomes vertical, of rod when it becomes vertical. Sixth, find the normal force exerted by hinge, या रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स exerted by hinge when it becomes vertical. When it becomes vertical. ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करो, पहले नोट कर लीजिए इसको। तो ये टॉप व्यू है रॉड का। राइट राइट, टॉप व्यू है तो ऐसा ही दिखेगा ना ये। तो देखिए रिलीज करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा कैसे। राइट राइट, देखिए यहाँ से ये रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज है, इस पॉइंट के अबाउट। तो ये पॉइंट मूव कर सकता है क्या, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन तो जीरो ही रहेगा ना, इस पॉइंट का मूव ही नहीं कर सकता है, ये तो फिक्स्ड पॉइंट है। इसके अबाउट रोटेशन होगा, रोटेट करेगा ये। तो मतलब टॉर्क जब फाइंड करेंगे तो इसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे। तो जहां पे भी हिंज पॉइंट आएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए हिंज पॉइंट, तो उसी के अबाउट टॉर्क फाइंड कीजिए। उसी के अबाउट क्या फाइंड करना है, टॉर्क, राइट। तो इसी के अबाउट में टॉर्क फाइंड कर रहा हूं,
तो जैसे रिलीज करेंगे ये ऐसा आएगा, अल्फा आएगा। अच्छा, रिलीज किया तो इसका कोई एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या? अरे पहले रेस्ट में था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसको जीरो, रिलीज किया उसके बाद कुछ वेलोसिटी आएगी। तो जिस इंस्टेंट पे इसको रिलीज किया उस इंस्टेंट पे इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, अल्फा आएगा। तो अल्फा किसकी वजह से आएगा? टॉर्क लग रहा होगा। कहां पे टॉर्क लग रहा है? सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास पे एमजी लिखते हैं। एमजी कहां पे लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास पे। यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करता है ना, उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैरी करेगा। वरना सेंटर ऑफ मास जो है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम होता है। तो सेंटर ऑफ मास पे ही क्या लगेगा? एमजी लगेगा, राइट। पूरे मास को कहां पे एज्यूम कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पे। तो क्या आएगा वो? एमजी यहाँ पे लग रहा होगा। और भी कोई फोर्स है जिसका टॉर्क होगा? सपोज यहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो क्या वो रिएक्शन फोर्स इसी पॉइंट से पास होगा वो? यस। अरे होगा या नहीं होगा? तो इसका यहाँ पे कोई भी फोर्स है उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स होगा, फाइंड करेंगे अपन, बट इसका कोई टॉर्क नहीं आने वाला है। टॉर्क आएगा किसका? सिर्फ एमजी का आएगा। टॉर्क किसका आएगा? एमजी का आएगा। ये बात आ रही है समझ में? तो टॉर्क अबाउट पॉइंट, इसको मैं ओ कंसिडर कर लेता हूं। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एफ। परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए वैल्यू एल इंटू एम जी। और टॉर्क होता है क्या है? आई एल्फा। आई एल्फा। ये फिक्स्ड एक्सिस है। ये एक्सिस कैसा है? फिक्स्ड एक्सिस है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो आई एल्फा इक्वल्स टू एम जी एल। आई की वैल्यू क्या होगी? रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा इक्वल्स टू एम जी एल। एम जी एल, एल बाई टू, सॉरी एल बाई टू होगा ना ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल बाई टू। एल बाई टू इंटू एम जी, तो एम जी बाई एल, एम जी एल बाई टू। तो यहां से देखिए एम से एम कैंसल आउट हो गया, एक एल भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? एल्फा इक्वल्स टू 3g बाय 12। एल्फा इक्वल्स टू 3g बाय 12। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, एल्फा इक्वल्स टू 3g बाय 2l। 3g बाय 2l, सो व्हेन इट इज रिलीज तब का, मतलब उस राइट। इंस्टेंट पे। उस इंस्टेंट पे ही अल्फा है। ओके। इसका सेकेंड पार्ट, फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट इज रिलीज्ड। तो जब इसको रिलीज कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास तो सर्कुलर मोशन करेगा। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस इंस्टेंट पे ओमेगा की वैल्यू 0 है, अल्फा की कुछ वैल्यू आई है अपने को 3g/12, बट ओमेगा की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ओमेगा की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एसी। एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एटी आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी क्या होता है? एल्फा इंटू आर। आर की वैल्यू ये हो जाएगी, इसका रेडियस, तो एल बाय टू। तो एल्फा कितना है? 3g/12 इंटू एल बाई टू। एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3g/4। क्या जाएगा? 3g/4, राइट। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ये है। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस इंस्टेंट ACM इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये तो 0 है और ये AT स्क्वायर है, तो ये 80 हो जाएगा। और AT की वैल्यू कितनी है? 3g/4। तो इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन किसके टुवर्ड्स होगा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3g/4। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3g/4, राइट। कॉपी कर लीजिए। सर अगर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आ भी जाता है
तो लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने लीनियर एक्सेलरेशन बोला है ना स्टेट करने के लिए, तो सिर्फ तो टेंजेंशियल की वैल्यू देते ना। क्यों टेंजेंशियल की वैल्यू देती? अच्छा, दोनों दोनों का देखे फिर नेट। अरे लीनियर एक्सेलरेशन ये भी और ये भी है ना। हाँ हाँ, अच्छा, यस। अरे एसी क्या है, एसी लिखा है, एसी भी लीनियर है, एटी भी लीनियर है, तो नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। यस सर AC 0 क्यों हुआ? क्योंकि ओमेगा जीरो है। एसी क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, जीरो स्क्वायर इंटू एल बाई टू, तो ये वाली वैल्यू जीरो। ओके सर। So why have you taken only the mg at center of mass? mg तो will act at all points ना. एमजी कहाँ पे हो, मास, टोटल मास कहाँ पे कंसिडर करते हैं? Center of mass. तो एमजी कहाँ पे हमेशा लगता है? Center of mass. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एमजी लगता है हमेशा। Yes. तो ये बॉडी ऐसी है जहां पे जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जी तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। जब जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाई करता है, राइट? So तो तो आपने एमजी, हाँ क्या? तो आपने मतलब बॉडी का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर लिया, वहां पे फोर्स लगा दिया टोटल mg राइट, वैसे. यस, ओके. यही करना है। नेक्स्ट, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय हिंज व्हेन इट इज रिलीज्ड। उसी इंस्टेंट में फाइंड करना है जब इसको रिलीज कर रहे हैं। थर्ड, ये ऐसा है, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ACM 3g/4 है, राइट? और इसी डायरेक्शन में mg भी है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे जो हिंज है वो फोर्स लगा रहा होगा, तो एक इस डायरेक्शन में फोर्स होगा RY, में बोल देता हूँ उसको, रिएक्शन फोर्स है, या NY भी लिख सकते हैं, चलेगा। और एक एक्स डायरेक्शन में भी अज्यूम कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में वैसे तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स आएगा नहीं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ RX। तो इस डायरेक्शन में ACM x 0 है, ACM y की वैल्यू ये है ना? तो एक्स डायरेक्शन में अगर देखोगे, तो एक्स डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे, F नेट इक्वल्स टू m इंटू ACM इंटू एक्स, राइट? तो नेट फोर्स इसमें RX है, और ये m हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो RX की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्शन फोर्स। अगर y डायरेक्शन की बात करेंगे, तो Fy इक्वल्स टू m इंटू ACM अलॉन्ग y डायरेक्शन। तो देखो, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट? तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव। तो mg माइनस ry इक्वल्स टू m इंटू ACM की वैल्यू क्या है, 3g/4, 3g/4। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस ry इक्वल्स टू 3mg/4। इसको इस साइड लाइए, तो ये हो जाएगा mg माइनस 3mg/4 इक्वल्स टू ry। तो यहां से ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4, ये हो जाएगा 4mg माइनस 3mg इक्वल्स टू ry। देयरफॉर ry इक्वल्स टू mg/4, ry इक्वल्स टू mg/4। तो रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, y डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उस इंस्टेंट पे, और rx डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। ये क्लियर है? ये बताओ, नोट कर लो, फिर कॉपी कीजिए इसको, फिर फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो अपने RX का डायरेक्शन कैसे अरे कुछ किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर लो ना यार, जीरो के अलावा कुछ आएगा क्या? नो सर। तो फिर अरे एक्सेलरेशन भी होता तो अभी इसका इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता ना। अगर कुछ एक्सेलरेशन भी होता तो सेंटर इसका ये है, तो सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन होता तो फोर्स, अगर एक्सेलरेशन इसका सेंटर के टुवर्ड्स है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा ना यार। यस सर। तो ये क्यों नहीं पूछा आर वाई का डायरेक्शन सर अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों, डाउनवर्ड्स क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? रिएक्शन फोर्स है, बॉडी ऐसा कांटेक्ट में, ऐसा थोड़ी है कि ग्राउंड पे कांटेक्ट में है ये, ग्राउंड इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। वो तो हिंज पॉइंट है, वो इसलिए है क्योंकि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता ये फोर्स, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती? mg प्लस आर एक्स, मतलब mg से ग्रेटर हो जाता। mg से ग्रेटर फोर्स होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन g से ग्रेटर होना चाहिए, बट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 3g/4 है। 3g/4 का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इस पे नेट फोर्स होगा दैट वुड बी लेस देन mg। अरे mg से लेस होगा तभी तो एक्सेलरेशन g से लेस होगा ना यार। यस सर। इसलिए इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो कभी कभी भी नीचे नहीं हो सकता। वो डिपेंड कर रहा है इस पे, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। मैक्सिमम केसेस में तो नहीं होगा, मैक्सिमम केसेस में नहीं होगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर पहले से एक्ट कर रहा है तो हो सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं हो। नेक्स्ट, अभी ये क्या हो गया है? वर्टिकल, पहले ऐसा था, अभी हो गया वर्टिकल ये, अभी ये ऐसा हो गया है, राइट। ये पॉइंट इसका हिंज पॉइंट है, ये यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास, अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो यहाँ पे ओमेगा फाइंड करना है तो यहाँ पे कुछ ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे तो ओमेगा 0 था, राइट। इनिशियल ओमेगा तो 0 था, ये यहाँ पे आ चुका है। तो जब भी वर्टिकल पोजीशन चेंज होगा क्या यूज करेंगे, और ओमेगा फाइंड करना है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। क्या यूज करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई फ्रिक्शन मतलब कोई एनर्जी लॉस तो है नहीं यहाँ पे। तो जब भी वर्टिकल पोजीशन चेंज होता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्टिकल पोजीशन ही इसका चेंज हो रहा है, सेंटर ऑफ मास, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में चेंज होगा तो उसमें आप पोटेंशियल एनर्जी को कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, तो उस केस में यूज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट वर्टिकल में तो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा ही। तो यहाँ पे पहले सेंटर ऑफ मास है इसका, अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है? L/2, L/2। तो वर्क यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग यहाँ पे जो भी फोर्स है वो तो मूव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे रेस्ट में है, तो इसका कोई वर्क होगा नहीं, राइट, सिर्फ इसी का वर्क होगा। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces equals to change in kinetic energy, work done by all forces equals to change in kinetic energy। तो यहां से आ जाएगा वर्क डन बाय, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका वर्क हो रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ये हो जाएगा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mg। कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया ये? पहले टोटल मास यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया, कितना आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में? L/2। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो mg L/2, mg L/2, राइट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ। ये कैसा मोशन है इसका? प्योर रोटेशनल मोशन है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका मोशन कैसा है? प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इनिशियली तो ओमेगा 0 था तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इनिशियली ओमेगा 0 था, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। तो क्या लिखा यहाँ पे? किस फोर्स का वर्क हो रहा है? तो ग्रेविटी का हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास, तो mg L/2 हो जाएगा, mg L/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये रॉड क्या है? प्योर रोटेशनल मोशन में। किसमें है? प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या आएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड इज 0,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड इज 0। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, mgl/2 इक्वल्स टू हाफ, आई की वैल्यू किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, कितना होगा, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, एक l भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3g, और ये l इस साइड आ जाएगा, 3g/l इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर ओमेगा इज √3g/4, 3g/l 4 बोल रहा हूँ, √3g/l। तो ये अपना ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए आप। So can you please show upper part? सर आपने वो रिएक्शन फोर्स का वर्क 0 इसलिए लिया ना क्योंकि वेयर लाइक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इजंट हैविंग एनी डिस्प्लेसमेंट। यस, डन। फिफ्थ में क्या था, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। रॉड वर्टिकल हो चुका है, ये इसका हिंज पॉइंट है। तो अभी इस पे देखेंगे फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा mg, राइट। और रिएक्शन फोर्स होगा तो ये तो इसी पॉइंट से पास होगा, ये भी फोर्स जो भी आएगा rx ry जो भी आएगा वो तो इसी पॉइंट से पास होगा। ये बताओ क्या यहाँ पे mg का कोई टॉर्क आएगा, नो, क्योंकि ये mg इसी पॉइंट से पास हो रहा है। आपको बताया है कि अगर फोर्स जो है पॉइंट ऑफ फोर्स जो है उस पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट अपन क्या फाइंड करने वाले, टॉर्क फाइंड करने वाले हैं, राइट। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करने वाले हैं और फोर्स इसी से पास हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। टॉर्क क्या आएगा, 0। नहीं आ रहा है ऐसा, तो टॉर्क इक्वल्स टू ऐसे लिख लो, L/2 इंटू mg इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस सॉरी साइन ना, कॉस लिख रहा हूँ, साइन 0 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टॉर्क 0 आया तो आई अल्फा 0, आई तो 0 नहीं है, क्या 0 है, अल्फा 0 है। तो अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो फिफ्थ क्वेश्चन में अल्फा 0 आ गया। सिक्स्थ में क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन। सिक्स्थ में क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो देखो जब ये रॉड वर्टिकल हो गया है तो इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में आया है और अल्फा जो आया है वो 0 आया है, कोई अल्फा नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास तो इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है ना यार, सेंटर ऑफ मास तो इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल AT और एक होगा सेंट्रिपिटल AC। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, अल्फा इंटू L/2, अल्फा 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे 0 हो जाएगा। AC की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा² L/2। ओमेगा फाइंड किया कितना था, 3g/l, तो ये हो जाएगा 3g/l इंटू L/2, 3g/l इंटू L/2, राइट। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3g/2 हो जाएगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 3g/2। तो यहां से अगर मैं फोर्स फाइंड करूं तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में ये 0 है ना। ACMX की वैल्यू क्या है, 0 है। और ACMY की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में है ये, और कितनी है, 3g/2 है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg, और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स x डायरेक्शन में मैं अज्यूम कर लेता हूँ rx, y डायरेक्शन में अज्यूम कर लेता हूँ ry। तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आएगा, F net along x इक्वल्स टू m इंटू ACM along x डायरेक्शन,
तो ACM इंटू एक्स, तो ये कितना है, आर एक्स इक्वल्स टू एम इंटू जीरो, देयरफॉर आर एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। एंड अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू ACM अलोंग वाई डायरेक्शन। अब देखो इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, तो यहाँ पे फोर्स बीसी साइड लगना चाहिए, बिकॉज एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको एक्सेलरेशन यही प्रोवाइड कर रहा होगा अभी, नेट एक्सेलरेशन है ना, आर वाई माइनस एम जी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर वाई माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू 3g/2। तो यहाँ से आर वाई की वैल्यू क्या हो गई, एम जी प्लस 3mg/2। तो आर वाई कितना आ जाएगा, 5mg/2। आर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5mg/2। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है, वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा, 5mg/2 हो जाएगा, 5mg/2 हो जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए। तो नेट फोर्स जो अभी होगा, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस, है ना। नेट रिएक्शन फोर्स अगर फाइंड करना है, तो नेट रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, तो आर इक्वल्स टू, या एन लिख दीजिए, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये तो 0 है, और ये आर वाई स्क्वायर है, तो आर वाई हो जाएगा, आर वाई की वैल्यू क्या है, 5mg/2, 5mg/2 आंसर आ जाएगा, 5mg/2 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप। तो कहीं पे भी रॉड है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे फाइंड करना है, ये क्लियर होना चाहिए। डन। यस सर। रिएक्शन फोर्स का टॉर्क विल ऑलवेज बी जीरो ना, क्या रिएक्शन फोर्स का, टॉर्क हमेशा जीरो ही होगा ना। हाँ उसी पॉइंट पे लग रहा है, तो कहाँ से आएगा फोर्स, मतलब टॉर्क। नेक्स्ट, ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ये एक रॉड है। ये क्या है, मासलेस स्ट्रिंग। ये भी क्या है, मासलेस स्ट्रिंग। ये रॉड है, इसका मास सेम है, लेंथ L, राइट। अभी क्या किया, इसको, इस स्ट्रिंग को यहां से, पहले ये बैलेंस कर रहा था, है ना, अभी इस स्ट्रिंग को यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया।
तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, इमीडिएटली आफ्टर द राइट स्ट्रिंग इज कट, is cut, find the first angular acceleration of rod, angular acceleration of rod, second linear acceleration of, या सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा, लीनियर नहीं लिखा, एक्सेलरेशन, इसका मतलब लीनियर। जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो ये एंगुलर मेंशन किया होगा, राइट। लीनियर में कंपलसरी नहीं है मेंशन किया होना, क्लियर। लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द रॉड, फ्री एंड, इसे मैं एंड ए बोल देता हूं, बी, इसको कट किया तो इसका फ्री एंड ये होगा, फ्री एंड मतलब बी ऑफ द रॉड। थर्ड टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग, क्योंकि इस स्ट्रिंग को कट किया तो इसमें तो टेंशन 0 आ जाएगा, इसमें बताना टेंशन, टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग, टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग फाइंड कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। जिस इंस्टेंट पे कट किया उसी इंस्टेंट की बात हो रही है, उसके बाद क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, राइट। जिस इंस्टेंट पे कट किया उसी इंस्टेंट की बात हो रही है। तो ये सब फ्री एंड ऑफ द रॉड का निकालना है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड का नहीं निकालना है ना। नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड का नहीं फाइंड करना, बट वैसे भी टेंशन फाइंड करने के लिए फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखा वो तो वैसे भी फाइंड करना पड़ेगा। अगर टेंशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन फाइंड करना ही पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का। देखो कट किया तो अभी ये ऐसा होगा, जैसे कट करेंगे ये ऐसा होगा, ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये कहीं ऐसा रोटेट करेगा क्या, अरे इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा उस इंस्टेंट पे, जैसे कट किया ये ऐसा बैलेंस हो रहा था तो ये ऐसा हो जाएगा, जस्ट ऐसे से ऐसा हो जाएगा, तो ये अल्फा है। तो यहाँ पे इसका mg लग रहा होगा कितने डिस्टेंस पे, l/2 पे, l/2 डिस्टेंस पे mg। तो इस पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज इस इंस्टेंट पे ये पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा है इस इंस्टेंट, राइट। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, l/2 इंटू mg, और इसको अब क्या लिखेंगे, आई अल्फा इक्वल्स टू mg l/2। तो आई की वैल्यू इस पॉइंट के अबाउट कितनी हो जाएगी, ml²/3 इंटू अल्फा इक्वल्स टू, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ml/2 ml तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 3g/2l, 3g/2l, फर्स्ट ये हो गया 3g/2l, 3g/2l आएगा, राइट, l नहीं होगा। सेकंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री एंड, किसका एक्सेलरेशन चाहिए, इसका एक्सेलरेशन चाहिए, ये कितने से रोटेट कर रहा है इस इंस्टेंट पे, अल्फा से। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए बी, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अभी ओमेगा तो 0 है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो एक एक्सेलरेशन इस साइड अभी आता, नेट एक्सेलरेशन फिर फाइंड करते, तो अभी इसका एक्सेलरेशन सिर्फ इसी साइड आएगा, इस साइड नहीं होगा कोई एक्सेलरेशन। इस साइड की वैल्यू क्या है, AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, 0 इंटू एल, तो ये 0 है। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्फा इंटू एल, ये डिस्टेंस एल है तो एल्फा इंटू एल, एल्फा कितना आया 3g/2l इंटू एल, तो ये हो जाएगा 3g/2। ये हो गया इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस एंड का एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे 3g/2। थर्ड टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे टेंशन तो इस साइड होगा, पुल टाइप फोर्स होता है, टेंशन इस साइड है, mg इस साइड है, तो अभी आपको तो एक्सेलरेशन चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन के आप फोर्स का इक्वेशन तो यूज ही नहीं कर पाओगे,
तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 है और अल्फा की वैल्यू है 3g/12। तो ये ऐसा रोटेट कर रहा है सर्कल में, तो ये इस AC की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, राइट। AT आएगा इस डायरेक्शन में, है ना। AT कितना होगा, ये सेंटर ऑफ ये ACM है, अलोंग y डायरेक्शन मान लेते हैं। ये कितना होगा, अल्फा इंटू L/2, अल्फा इज 3g/12 इंटू L/2, तो ये हो जाएगा 3g/4। क्या हो जाएगा, 3g/4। तो इसका एक्सेलरेशन इस साइड 3g/4 है, तो अभी नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करेंगे। नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। नोट कर लीजिए आप इतना पहले। टेंशन इस साइड आ रहा है ना, mg इस साइड आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऐड थोड़ी होगा, ये mg वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट, ये जो m आएगा ना mg माइनस t इक्वल्स टू दिस, तो ये वाला पार्ट जो है ना m इंटू दिस, इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 7 तो नहीं आएगा, 7 mg/4 नहीं आएगा, है ना, mg/4 आएगा, 7 mg/4 नहीं आएगा। देखो डायरेक्शन देखो पहले, सर आपने वो क्या लिखा है, ECW² L = 0, उसके बाद क्या लिखा है? AB नहीं उसके ऊपर सर, नहीं, W² L = 0, देन L = 0 0। इंटू L, अरे ये अच्छा 0 अच्छा, स्क्वायर हाँ लिखो ना, अच्छा। तुमने ऐसे लिखो यार, तुम ऐसा लिखो, 0 स्क्वायर लिखो ना इंटू L, फिर 0 लिखना। बताओ, ओमेगा 0 है, अरे भाई 0 इंटू L करेंगे 0 ही आएगा यार। सर मुझे वो हैंड राइटिंग नहीं समझ नहीं आ नहीं रहा था। प्लीज अब कुछ मत बोलो यार, नोट करो तुम। डन। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप इक्वेशन लिखोगे, राइट, तो ये कुछ ऐसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इसी साइड है, यहाँ पे कितना है 3g/4 है, और यहाँ पे टेंशन इस साइड t लग रहा है। तो क्या लिखोगे आप, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ACM along y डायरेक्शन। तो mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू 3g/4। इसको इस साइड लेकर आ जाइए, तो mg माइनस 3mg/4 इक्वल्स टू t, तो ये वाली वैल्यू 4 हो गई, 4mg माइनस 3mg इक्वल्स टू t, therefore t इक्वल्स टू mg/4। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/4 हो जाएगी, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, राइट। आपका आंसर ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये ग्राउंड है और ये एक वॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये एक वॉल है, और यहाँ पे एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये कैसा रॉड है, राइट।
देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ यूनिफॉर्म रॉड ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और यहाँ का म्यू जो है वो नॉन जीरो है, राइट। यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अ रॉड ऑफ मास, यहाँ पे भी हो सकता है बट मैंने ऐसा कंसिडर किया इस क्वेश्चन में, रॉड ऑफ मास m इक्वल्स टू 15 kg लीन्स against a smooth vertical wall, against a smooth vertical wall making an angle theta equals to 37 degree with horizontal the other ends rests on a rough horizontal ground rough horizontal ground. Calculate the normal reaction, normal force and friction acting on the rod Calculate the normal force and friction acting on the rod. रॉड पे कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है और कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे ये रॉड स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब रॉड किसमें है, रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में, रॉड किसमें है, इक्विलिब्रियम में, राइट। मतलब अगर ये रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वुड बी जीरो एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड, है ना, अबाउट एनी पॉइंट वुड बी जीरो। तो टॉर्क की वैल्यू भी जीरो होगी और फोर्स की वैल्यू भी जीरो होगी, राइट। एक बार ट्राई कीजिए, आप देखिए क्या आ रहा है, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। देखो यहां से सबसे पहले एफबीडी बना लीजिए, क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है उसको समझिए। ये ऐसा रॉड है, कुछ लेंथ नहीं की बना, राइट, ठीक है। तो लेंथ एल अज्यूम कर रहे थे, ये लेंथ जो होगा वो एल होगा, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2, टोटल लेंथ एल है। तो ये सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा इसका mg, कुछ ऐसा लग रहा होगा। mg की वैल्यू कितनी होगी, तो 150 न्यूटन, ऐसा लग रहा होगा। ये एंगल 37 डिग्री है ना। तो यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा ऐसा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा बिकॉज ये टैंजेंट है, ये क्या है, टैंजेंट है, तो नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे n1। ये टैंजेंट है तो इस पे नॉर्मल ऐसा लगेगा n2। इसकी टेंडेंसी जो है वो स्लाइड करने की इस डायरेक्शन में, तो स्लाइड करने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में, तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा F।
तो इस पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये टेंजेंट है, नॉर्मल ऐसा लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा, और ये जो रॉड है, तो रॉड की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी, स्लाइड करने की होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अभी ये मूव तो नहीं कर रहा, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम वुड बी 0, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे आप, F माइनस N2 इक्वल्स टू 0, तो F की वैल्यू N2 के इक्वल हो जाएगी। एंड अलॉन्ग y डायरेक्शन, अलॉन्ग y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, N1, और ये है तो N1 की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 150 न्यूटन, N1 की वैल्यू तो यहां से आ गई 150 न्यूटन, तो ये तो आ गया, मुझे ये फाइंड करना है अभी, और ये फाइंड करना है, राइट। दूसरा मैं टॉर्क लगाऊंगा, तो मैं इसको बोल देता हूं A, और इस पॉइंट को B बोल देता हूं मैं। तो अभी देखिए ये टोटल लेंथ कितना है, मैं सिर्फ अभी फोर्स को शो करूंगा, और बताइए, और डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे जो mg इस साइड लग रहा है, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए आप, शिफ्ट किया तो ऐसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बनाने के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 37, तो L/2 cos 37, L/2 cos 37, राइट। अब यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है N1, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है F, इस डायरेक्शन में एक N2 है, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं मैं, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना आएगा L, टोटल लेंथ L है, sin 37, 3L/5, पॉइंट A पॉइंट B, किसी एक पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क फाइंड कर लेता हूं, तो मैं A पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करता हूं, B के अबाउट भी आप फाइंड कर सकते हैं, A के अबाउट फाइंड कर लेता हूं मैं टॉर्क, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट A क्या होना चाहिए, 0। तो देखते हैं क्या क्या टॉर्क लग रहा है, इसका टॉर्क देखो, ये F1 का टॉर्क, F का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क, N1 का टॉर्क 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है और नॉर्मल इसी पॉइंट से पास हो रहा है, अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट A, तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो N1 का टॉर्क 0 आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 आएगा, तो सिर्फ किसका टॉर्क आएगा, ये 150 न्यूटन का टॉर्क आएगा और N2 का टॉर्क आएगा, राइट। N2 को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, परपेंडिकुलर बना लीजिए, तो N2 आपका ऐसा दिखेगा, तो यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया और N2 ऐसा दिखेगा, थोड़ा शिफ्ट कर दिया, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट A 0 आ रहा है, तो इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, अभी टॉर्क आएगा किसका, इसका आएगा और इसका आएगा, इसका टॉर्क कितना आएगा, ये R है ये F है, थोड़ा सा R को शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट करेंगे, ये देखिए ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, और यहाँ पे ये इसके लिए N2 के लिए R क्या है, ये है, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, R से F के टुवर्ड्स, ये R होगा ये F होगा, तो R से F के टुवर्ड्स आइए तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ये सब बताया हुआ है, कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं, R ये है, तो शिफ्ट करेंगे तो एंगल बनेगा, शिफ्ट किया ये बन जाए क्लॉकवाइज, ये R है, शिफ्ट किया ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क पॉजिटिव लिया तो इसका टॉर्क नेगेटिव आ जाएगा, इसका टॉर्क कितना आएगा, L/2 cos 37 परपेंडिकुलर ये इंटू 150, माइनस इसका टॉर्क कितना आएगा, 3L/5 इंटू N2 इक्वल्स टू 0, वैल्यू कितनी होगी, L/2 इंटू 4/5 इंटू 150 इक्वल्स टू 3L/5 इंटू N2, तो यहां से L/5 कैंसल आउट हो जाएगा, L/5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो N2 की वैल्यू आएगी कुछ, नोट कर लीजिए इतना पहले, So that rod is pressing at point B ना, इसलिए N2 आएगा। हाँ आएगा ना वहां पे, वो उसको प्रेस कर रहा है, अरे नहीं आएगा तो N2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट N2 की वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं आएगी, बिकॉज N2 अगर 0 होगा तो फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा, राइट। Yes. बट कैलकुलेट करके देखेंगे ना N2 आ रहा है, तो इसका मतलब है वो प्रेस कर रहा है, Sir, right. और N2 and F2 तो are acting at different points of the rod ना, क्या N2 एंड N2 and F friction and N2 are acting at different points of the rod ना। तो उससे क्या होगा, उससे तुम क्या बोलना चाह रहे हो ये बताओ ना, वो तो दिख रहा है, आगे बोलो ना क्या बोलना चाह रहे हो। सर मैं बोल तो डायरेक्ट फिर भी वो एप्लीकेबल होगा ना, F मतलब F net equal 0 वाला। नोट कर लो, अरे रेस्ट में है तभी तो नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क
Sir, can you repeat why torque A is 0? रोटेट कर रहा है क्या ये? अरे रॉड रोटेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। रॉड रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। Yes, sir. तो फोर्स को जीरो कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट के वो टॉर्क को जीरो कर दीजिए। तो मैं ए पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए वुड बी जीरो। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क फाइंड कर रहे हैं तो N1 का टॉर्क तो यूं ही जीरो हो गया, F का भी जीरो हो गया, बिकॉज ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो अभी कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसके बाद? 150 न्यूटन है ये फोर्स, और ये फोर्स है N2। तो ये एक्ट कर रहा है और ये एक्ट कर रहा है, तो इसका टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ये R फाइंड कर लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे ये R क्रॉस F तो आ गया, यहाँ पे भी ये R क्रॉस F तो आ गया। डायरेक्शन डिसाइड कर लो, मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लोगे R क्रॉस F से। ये R पता है अपने को 3L/5 इंटू N2। डायरेक्शन कैसे आएगा? ये R है, थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, शिफ्ट किया इस साइड। इसलिए स्टार्टिंग में बेसिक जब बताता हूँ, किसी भी चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है, वहां पे जो बेसिक्स आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताया है डायरेक्शन, आर को थोड़ा सा शिफ्ट किया, ये एंगल हो जाएगा। ये एंगल बन गया आर से एफ के टुवर्ड्स। आइए, क्लॉकवाइज दिख रहा है आर से एफ के टुवर्ड्स। ये आर है, इसको शिफ्ट किया, शिफ्ट करके देख रहे हैं अपन, ये आर एंगल बनाना है। शिफ्ट क्यों करें? क्यों एंगल बनाना है, तो शिफ्ट किया तो ये एंगल बनेगा। आर ये है, एफ ये है, आर से एफ के टुवर्ड्स आएंगे, तो किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो इसको अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। वही लिखा है L/2, ये तो परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट R क्रॉस F लिख दिया। L/2 cos 37 डिग्री इंटू 150 माइनस ये 3L/2 इंटू N2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ जाएगी अपने को, राइट। तो N2 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 100 100 आ रहा है क्या? 4 इंटू 150 बाई 2 इक्वल्स टू 3N2, राइट। 3 से 50, तो N2 की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, हेंस F इक्वल्स टू N2, ये दोनों सेम है, ये कितना जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। N1 तो फाइंड कर लिया, एंड N1 तो पहले ही फाइंड कर लिया, कितना है? 150 न्यूटन। 150 न्यूटन, राइट। तो यही आपका आंसर हो, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। सर अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स ना, तो हम टोटल नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते 250। हैं, राइट राइट राइट। 250 नहीं, 250। ये इस डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, 250 हो जाएगा। सर √N1² प्लस N2², परपेंडिकुलर है दोनों, राइट। अच्छा, यस यस, ओके। अगर टोटल नॉर्मल देखना है, टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, तो N इक्वल्स टू √N1² प्लस N2², राइट। कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये डोर है और यहाँ पे हिंज, ये हिंज है और यहाँ पे हिंज है, होता है ना ऐसा? यस हिंज, ये सेपरेशन दिया हुआ है H, H दिया हुआ है इसका सेपरेशन, ये H। ये एक पॉइंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं इसको, बट अपन ऐसा शो कर रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा मैटर नहीं करेगा इसका कितना लेंथ है ये सब। और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है L। सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा इसका, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पे लाई कर रहा है ऐसा, राइट। यहाँ से H/2 पे ये सर, तो वाला जो, हिंजेस का मास और वो सब निगलेक्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ डोर का मास लेके। बस हिंज कुछ नहीं, अ यूनिफॉर्म डोर of 500 Newton weight is fixed with the help of hinges
ए एंड बी, ए एन बी, ये एच, ये एच, राइट, ये एच, ए एंड बी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, if the lower hinge supports the entire weight of the door, then मतलब इसका जो वेट है 500 न्यूटन, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इंटायर वेट को कौन सपोर्ट कर रहा है, लोअर हिंज, राइट। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted at hinge A and B, ये ऐसा डोर है, रोटेट नहीं कर रहा है ना, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है इस पे, और एक्सेलरेशन भी नहीं है, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डोर विल बी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट के वोट ले लीजिए, आंसर आना चाहिए। एक बार ट्राई करो, सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे सेंटर पे इसका वेट लग रहा होगा 500 न्यूटन का, राइट। ये बी है और ये ए है, हिंज ऐसा बना दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि इसके इंटायर वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे जो लोअर हिंज पे फोर्स लग रहा होगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ RBY, राइट। तो ये बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब इस पे जो इस हिंज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, तो उसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है, ये बताओ पहले, वाई डायरेक्शन के फोर्स को देखिए, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये। तो इस पॉइंट मतलब इस हिंज पे वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट करेगा ही नहीं, क्यों करेगा, अगर करेगा तो नेट फोर्स आ जाएगा, राइट। तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। एक्स डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, किसी एक को, इसको मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से ये इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा RAX। वाई डायरेक्शन में तो इस पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, स्पेस डायरेक्शन में तो स्पेस डायरेक्शन में, अगर सपोज स्पेस डायरेक्शन में नहीं लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में भी आप कंसीडर करेंगे, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अगर नेगेटिव आ गया मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। तो अभी इस पे नेट फोर्स जीरो है, इस पे तो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से RBY की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये 500 है, ये वैल्यू इसको बैलेंस कर रही है, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। एंड एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे आप, RBX माइनस RAX इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, RBX इक्वल्स टू RAX इक्वल्स टू RAX, राइट। ये हो जाएगा RBX इक्वल्स टू RAX, तो ये हो गया, दिस इक्वल्स टू दिस हो गया। अभी दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, इक्वेशन 1 अज्यूम कर ले, दूसरा क्या कर सकते हो, टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट के वो टॉर्क क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो मैं इसी पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड कर लेता हूँ, इस पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड करेंगे तो इसका और इसका टॉर्क जीरो आ जाएगा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी क्या आ जाना चाहिए, जीरो। तो अब देखो इसका टॉर्क कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना है h/2, ये टोटल डिस्टेंस h है, तो ये वाला डिस्टेंस h/2 होगा, h/2।
अब इसका टॉर्क देखोगे तो आर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए और ये एंगल बनेगा तो क्लॉकवाइज आएगा। यहां से इसको देखिए, ये आर है, थोड़ा शिफ्ट करेंगे, इसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। फिर से ये फोर्स है, ये इसका आर है, आर को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, ये एंगल बनेगा, आर से एफ के टुवर्ड्स आइए क्लॉकवाइज। ये फोर्स है, इसके लिए आर ये हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, ये एंगल बनेगा, और इससे इसके टुवर्ड्स आइए तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको मैं पॉजिटिव लूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका टॉर्क कितना आएगा, h/2 इंटू 500 माइनस ये किसका टॉर्क कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना है h, तो h इंटू आर ए एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये कितना आया 250h इक्वल्स टू h इंटू आर ए एक्स, तो h से h कैंसल आउट हो गया, देयरफॉर आर ए एक्स इक्वल्स टू 250 न्यूटन। 250 न्यूटन कॉपी कर लो इतना पहले। तो अभी आरबीएक्स भी आ जाएगा, नेट फोर्स ए पे भी फाइंड कर लेंगे, बी पे भी फाइंड कर लेंगे। नोट कर लीजिए। सर वो एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स क्या है? क्या क्या बोल रहे हो, क्या एक्सटेंशन क्या बोल रहे हो, एक्सटेंशन? मैं बोल रहा हूँ वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ओनली ना, तो रिएक्शन फोर्स एक इंच पे तो अपवर्ड जाएगा, फिर राइट, एक्स डायरेक्शन में क्यों आ रहा है रिएक्शन? ओ एक्स डायरेक्शन में क्यों आ रहा है रिएक्शन फोर्स, ये पूछ रहे हो? यस। ये बताओ, इस पॉइंट क्या होना चाहिए, टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर फाइंड करें टॉर्क तो 0 आएगा, राइट? यस सर। अगर मान लो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे, यहाँ पे भी नहीं लगा रहे, सिर्फ वाई में लगा रहे, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क आ जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क फाइंड करोगे तो इसका कोई टॉर्क आएगा, इसको कोई बैलेंस कर रहा होगा इस टॉर्क को, नो सर। तो बैलेंस नहीं करेगा तो ये फिर ऐसा जो ये तुमको दिख रहा है ये डोर, ये तो ऐसा रोटेट कर जाएगा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस। तो वैसा हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं सर। इसलिए आ रहा है। डन। तो यहाँ से क्या आ गया अपना, आर ए एक्स की वैल्यू आ गई 250, हैंस आर ए एक्स इक्वल्स टू आर बी एक्स इक्वल्स टू 250 न्यूटन, है ना। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हिंज, ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे आर ए एक्स स्क्वायर प्लस आर ए वाई स्क्वायर। तो आर ए एक्स स्क्वायर तो 250 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 0 है, तो ये 250 न्यूटन आ जाएगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हिंज बी, तो ये कितना आ जाएगा, आर बी एक्स स्क्वायर प्लस आर बी वाई स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 250 स्क्वायर, ये 500 स्क्वायर, राइट। तो 250 स्क्वायर है तो 250 स्क्वायर कॉमन ले तो 250 बाहर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा मतलब 4 आएगा, राइट। 2 का स्क्वायर बचेगा ना यहाँ पे, तो 4 आ जाएगा। तो आंसर 250√5 न्यूटन। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आई थिंक टॉर्क तो आपको समझ में आना चाहिए, कैसे टॉर्क फाइंड करना है ना। नेट टॉर्क 0 होगा तो कैसे नेट टॉर्क फाइंड करेंगे, नेट फोर्स 0 है कैसे फाइंड करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए अभी।
नेक्स्ट लिखेंगे एटवुड मशीन। ये पहले भी बताया है आपको, एटवुड मशीन, बट यहाँ पे रोटेशन वाला केस है। और आप ऐसे लिखिए रोटेशनल पुली, रोटेशनल पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम, रोटेशनल पुली ब्लॉक सिस्टम, राइट। यस है, समझो। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या पढ़ते थे? अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन की मैं बात करूं, ट्रांसलेशनल मोशन जो अपन एनएलएम में पढ़ते थे, राइट। एनएलएम में क्या पढ़ते थे? ये एक पुली होती थी और ये पुली यहाँ पे फिक्स्ड होती थी और स्ट्रिंग मूव करता था, राइट। ये पुली रोटेट करता था क्या? पुली क्या होता था? पुली स्टेशनरी होता था। पुली क्या होता था? स्टेशनरी, राइट। यस सर। तो पुली स्टेशनरी और स्ट्रिंग मूव करता था, मतलब पुली यहाँ पे क्या होता था इस केस में? पुली इज मासलेस, स्मूथ एंड स्टेशनरी, और स्ट्रिंग मूव करता था। स्ट्रिंग मूव्स ओवर द पुली, या स्लिप्स बोल दीजिए, स्लिप्स ओवर द पुली। अगर ये ऐसा होता था तो इस साइड जो टेंशन की वैल्यू है वो इस साइड भी आती थी, टेंशन सेम होता था, राइट। अगर सपोज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग के दोनों साइड क्या होती थी? इक्वल होती थी, राइट। फाइंड किया ये। नेक्स्ट, रोटेशनल मोशन की अगर आप बात करेंगे, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा? यहाँ पे पुली रोटेट कर रही है, यहाँ पे पुली क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। तो यहाँ पे इस पुली का मास m है, तो पुली यहाँ पे ऐसा रोटेट कर रही है। सपोज मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, जरूरी नहीं किसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी पुली, अल्फा से रोटेट कर रही है पुली। ये ऐसे पुली रोटेट कर रही है, पुली रोटेट कर रही है इसीलिए स्ट्रिंग मूव कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो स्लिप नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है इसीलिए स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग इस साइड और ये वाली इस साइड। जैसे तो अगर वेल में ऐसा होता है केस, ना, वेल वाले केस में। हाँ सब जगह यही पे होता है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है, राइट। रोटेशन वाला ही केस होता है। देखो समझो पहले अभी, फिर उसके बाद एग्जांपल दिया जाएगा किसमें क्या होता है। तो यहाँ पे ये अभी पुली रोटेट कर रही है, पुली रोटेट कर रही है, तो ये वाली स्ट्रिंग इस साइड जाएगी और ये वाली स्ट्रिंग इस साइड जाएगी, इसका मास भी है। तो अभी जो इस साइड वाली स्ट्रिंग में देखो और इस साइड में स्ट्रिंग देखो, इसमें टेंशन डिफरेंट होगा। इस केस में टेंशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस साइड टेंशन अगर मैं T1 अज्यूम करूं, इस साइड टेंशन T1 अज्यूम करूं, तो इस साइड टेंशन T2 हो जाएगा, सेम नहीं होगा। अगर ये रोटेट कर रहा है, इसका कुछ अल्फा है, तो सेम नहीं होगा, टेंशन टेंशन डिफरेंट होगा, बट एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। एक्सेलरेशन इस साइड ए है, इस साइड भी ये होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज होने वाला है नहीं, तो जितने से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतने से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस आर है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा आर हो जाएगी। अब किसी को ये भी लग रहा होगा सर ये कैसे डिफरेंट है, उसको समझिए। ये पुली बना दिया मैंने, राइट। अब यहाँ पे पुली पे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, ये वाला सपोर्ट जो फोर्स लगा रहा होगा, टी डैश बोल दीजिए। यहाँ पे एक टेंशन है, यहाँ पे एक टेंशन है। मैं अभी टी लिख रहा हूँ, T1 T2 है। अब मुझे बताओ, अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, नॉन जीरो है ये, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट, अगर ये इसी के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, इसी एक्सिस के अबाउट, राइट, यहीं पे रोटेट कर रहा है, आगे थोड़ी जा रहा है ये पुली, यहीं पे रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है और अल्फा नॉन जीरो है, इसका मतलब अल्फा अगर नॉन जीरो है, इसका मतलब टॉर्क भी नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। इस पॉइंट को मैं वो अज्यूम कर लेता हूँ। तो टॉर्क भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, बिकॉज टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। तो आई तो है ही इसके अबाउट, अल्फा नॉन जीरो है, मतलब टॉर्क भी नॉन जीरो। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट हो, आप क्या लिखोगे? इसका टॉर्क और इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क आएगा। तो ये आर है, थोड़ा शिफ्ट कर दो तो देखो क्लॉकवाइज दिख रहा है। ये आर है, थोड़ा शिफ्ट कर दो तो देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसका टॉर्क ये क्लॉकवाइज है, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज।
तो टॉर्क इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, R इंटू टी। क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसका टॉर्क क्या आएगा, माइनस R इंटू टी। अब मुझे ये बताओ, अगर टेंशन सेम होगा तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा 0 आएगी क्या? टेंशन अगर सेम होगा तो टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी ना। बट अपने को पता है अल्फा नॉन जीरो है, अल्फा नॉन जीरो है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नॉन जीरो है, इसका मतलब टॉर्क तो नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, टॉर्क अबाउट हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा है तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज में आएगा, तो मतलब ये वाला इसका जो टॉर्क होगा वो इससे ग्रेटर होगा। इसीलिए इसमें और इसमें टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, बिकॉज आर तो वही है, टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे टेंशन अगर मैं T1 अज्यूम करूँ तो यहाँ पे टेंशन T2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं T1 अज्यूम करूँ तो ये T2 हो जाएगा, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, R T1 माइनस T2। कुछ आई बात समझ में? इसलिए क्या होता है, रोटेशनल मोशन के केस में जब पुली का कुछ मास आ जाएगा, है ना, जब पुली का क्या आएगा, मास आएगा, उस केस में, और पुली रोटेट कर रही है, टेंशन दोनों साइड जो होगा स्ट्रिंग में वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। नोट कर लीजिए आप। तो इसलिए इसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। डन। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, इफ the pulley is not massless, if the pulley is not massless and is sufficiently rough, then the tension in the string passing over the pulley, tension in the string passing over the pulley, passing over the pulley on its both sides will be different, passing over it लिख दो ना, और passing over it तो ज्यादा बेटर है ना, on its both sides will be different. In this case the string does not slip over the pulley, but the pulley rotates. अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, if the string
पुल्ली का मास होना नेसेसरी है। हाँ, तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, तभी तो वो आई अल्फा जो लिखोगे, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, तो आई कहाँ से आएगा, मास होगा तभी तो आएगा ना आई। यस सर। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली देन क्या लिखोगे आप, ये ऐसा है। अगर ये स्लिप नहीं हो रहा है तो इस केस में अगर ये सपोज अल्फा से रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस आर है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू एल्फा आर। यहाँ का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू एल्फा आर, राइट। किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन देखेंगे ए इक्वल्स टू एल्फा आर, मतलब ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में ए से जा रही है, इस डायरेक्शन में भी ए से जा रही है स्ट्रिंग, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्फा आर, और ये भी हो जाएगा एल्फा आर, राइट। तो ऐसे आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, अगर सपोज ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी दूंगा सिंपल सा, अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा ही है, तो अब ये बताओ, इसका इस ब्लॉक का मोशन, इस ब्लॉक का मोशन कैसा हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन। इसका और इसका ट्रांसलेशनल मोशन है, तो ट्रांसलेशनल मोशन है तो कैसा इक्वेशन आएगा, फोर्स का इक्वेशन आएगा, राइट। ट्रांसलेशनल मोशन में किसका इक्वेशन आएगा, फोर्स का। पुली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो पुली रोटेट कर रही है तो पुली के लिए किसका इक्वेशन आएगा, टॉर्क का, रोटेशन। राइट। तो जहां पे ट्रांसलेशनल मोशन दिखे वहां पे फोर्स, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कुछ फाइंड करना है तो देख लेना, तो वहां पे फोर्स का इक्वेशन लगना है, और जहां पे बॉडी रोटेट कर रही होगी, प्योर रोटेशनल मोशन होगा, वहां पे टॉर्क का इक्वेशन लगना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे और इसको जब सॉल्व करोगे तो आप फोर्स का इक्वेशन लगाओगे, बीडी बनाओगे, फोर्स का इक्वेशन लगाओगे। बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टॉर्क का इक्वेशन लगाओगे, टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा। यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, यहाँ पे भी नेट फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। अगर एक्सेलरेशन जीरो है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, नहीं जीरो है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना। कॉपी कर लो, इतना पहले नोट कर लीजिए आप। Sir, over here the string won't slip because of friction, no? राइट। Okay. देखिए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, एक जनरल टर्म बनाता हूं मैं। अगर सिंपल सा एटवुड मशीन है उसके लिए, जैसे अपन ने पहले भी एक्सेलरेशन का ऐसा अगर सिस्टम दिया हुआ है उसका फाइंड किया है ना, ऐसा सिस्टम दिया हुआ तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन फाइंड करने का एक मेथड बताया, इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मास m1 अज्यूम कर लूं, और यहाँ पे ये मास m2 है, m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1, राइट। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये ऐसा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली, ये आई गिवन है, ये क्या गिवन है, आई। और ये सपोज अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो ए की वैल्यू अल्फा आर हो जाएगी, अल्फा आर कहीं पे आएगा तो चेक कर लेंगे, अल्फा आर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना। और ये दिया हुआ है, स्ट्रिंग्स डज नॉट स्लिप, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, ओवर द पुली, कॉपी कर लीजिए। तो इसके लिए और इसके लिए फोर्स का इक्वेशन आएगा, और इसके लिए टॉर्क का इक्वेशन आएगा। एक बार ट्राई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। एफबीडी में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो एफबीडी m1 है,
यहाँ पे T1 लगेगा और यहाँ पे M1G, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है A से। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, इक्वेशन 1। सेकेंड का FBD बनाएंगे अपन M2 का, तो ये आ जाएगा M2G, और यहाँ पे टेंशन T2 हो जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से आ जाएगा M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2A, इक्वेशन। फिर FBD ऑफ पुली, FBD ऑफ पुली, तो पुली की FBD क्या होगी? ये ऐसा है, इस साइड टेंशन T2 है, इसी का टॉर्क आने वाला है, राइट, और ये ऐसा रोटेट कर रहा है अल्फा से। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क देखोगे तो टॉर्क क्या आएगा? R इंटू T2, ये प्लस आ जाएगा ऐसा, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो माइनस R इंटू T1। टॉर्क क्या लिखोगे आप? I अल्फा इक्वल्स टू R कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1। तो यहाँ से I अल्फा, इस R को इस साइड लाइए, अल्फा बाय R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। अल्फा को क्या लिख सकते हैं आप? अल्फा इज A बाय R, अल्फा इज A बाय R, राइट। तो ये हो जाएगा A बाय R स्क्वायर इक्वल्स टू T2 माइनस T1, इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब आप सॉल्व करेंगे आपको इतनी वैल्यू मिलेगी, M2 माइनस M1 इंटू जी, जो पहले आता था, ऐसे ही पहले आता था, अनबैलेंस्ड फोर्स M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास। तो M1 प्लस M2, अभी कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, I बाय R स्क्वायर वाला टर्म एक्स्ट्रा दिखेगा। I बाय R स्क्वायर M से रिलेटेड है, किसके M से रिलेटेड है? इसके मास से रिलेटेड है वो, I बाय M। तो अभी एक्सेलरेशन जो होगा वो ऐसा आएगा। पहले सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म क्या ऐड हो रहा है? I बाय R स्क्वायर, बाकी सब वही है, M2G माइनस M1G, ऐसा ही होता था, अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। अभी क्या लिखना है? I बाय R स्क्वायर, I बाय R स्क्वायर। जो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पुट कर दीजिए, और उसका जो भी रेडियस है उसके R स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, रोटेशनल मास से रिलेटेड है वो, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो लर्न कर लोगे तो डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर सकते हो, डायरेक्ट आएगा तो आंसर कर सकते हैं आप ऐसा, अगर आप लर्न कर लिया तो, वरना हर क्वेश्चन में सॉल्व करो, उससे भी आ जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। सर वो एक जो रॉड वाला सम था ना, जिसमें रॉड कट कर दिया था, सॉरी स्ट्रिंग कट कर दिया था, सर वहाँ पे एक बार जा सकते हो प्लीज? क्यों बताऊं? सर वहाँ पे लास्ट वाला पार्ट में डिफिकल्टी हो रही है। क्या डिफिकल्टीज? पहला क्वेश्चन बता दिया इतने अच्छे से, दूसरे क्वेश्चन को भी तो अच्छे से समझाया था, ये भी समझाया था कि AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर L, 0 स्क्वायर इनटू L इक्वल्स टू 0। नोट कर लो, नोट कर लो, बता देता हूँ, नोट कर लो इसको। डन, चलो यहाँ से। आदर्श बोलो। सर वो थर्ड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 आ रहा था, राइट, तो सर लाइक जब इसके बाद जब आगे जाएगा स्ट्रिंग, मतलब हाँ, सॉरी रॉड आगे जाएगा, राइट तो फिर राइट। कैसे होगा? लाइक टेंशन हाउ विल इट बैलेंस mg? देखो क्योंकि नहीं, फिर ओमेगा आ जाएगा ना, तो राइट राइट। एक्सीलरेशन आ अभी जाएगा। अभी अभी ऐसा दिख रहा है ना, जस्ट इस इंस्टेंट पे ऐसा दिखेगा ना, उसके बाद कैसा होगा? ऐसा हो जाएगा ये, हाँ हाँ। उसके बाद ये स्ट्रिंग भी थोड़ा मूव करेगी, बिकॉज ये फिक्स्ड पॉइंट तो नहीं है ना, इस इंस्टेंट पे लग रहा है, उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट तो ये बन जाएगा, राइट। तो ये ऐसा दिखेगा, तो अभी कंपोनेंट आएगा इसका, टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा ऐसा और ऐसा। स्ट्रिंग भी मूव कर जाएगी? ये समझा क्या? ये बताओ हाँ, पहले। ये तो समझे, हाँ ये समझा। हाँ, तो अभी देखो, ये ऐसा है ना, हाँ हाँ। ये ऐसा, ऐसा दिख रहा है तुमको ये? यस। हाँ, तो अगर तुमको ये ऐसा दिख रहा है, ये वाला स्ट्रिंग है और ये रॉड है, रॉड क्या करेगा? रॉड जो है इस पे फोर्स लगाएगा ना, जैसे अगर रॉड का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इतने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, इतने पार्ट का, राइट। तो यस। तुम यहाँ पे एक टेंशन शो करोगे ऐसा, रॉड की तरफ से। हाँ, ऐसा समझो, ये ऐसा है ना, तो यस समझ यस में आएगा स्ट्रिंग क्यों मूव कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है, राइट। यस यस।
तो देखो, अगर मैं यहाँ पे, अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इतने पार्ट का, या इसको कंसिडर करते हुए बना लो, ये ऐसा और इतने पार्ट, ये वाला पार्ट लिया, Yes. इस वाले पार्ट में टेंशन तुम ऐसा शो करोगे रॉड में, रॉड में शो कर रहे हैं, रॉड में यहाँ पे। तो अभी इसका कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, राइट? यस, y वाला तो हट देखो, गया क्योंकि फिक्स्ड है। y वाला तो बैलेंस कर लेगा, इसको कोई बैलेंस करने वाला है क्या? नो। तो ये मूव करेगा ना थोड़ा सा। यस सो तो लाइक इसमें टेंशन क्यों आ गया एकदम से रॉड में, ये वाला? रॉड में तो हमेशा ही टेंशन रहेगा ना, जब ये समझाने के लिए बोला कि तुमको देखो, तुम्हारे ये जो स्ट्रिंग तुम कंसिडर कर रहे हो, उस पे तुमको दिखेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, तो ऐसे ही समझो, उसको छोड़ दो। अभी ये रॉड ऐसा हो गया, राइट? ऐसा, ये समझ में आना कि रॉड ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के बाद। हाँ, यस यस। अभी इसका सेंटर यहाँ पे होगा, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, यस इसके अबाउट रोटेट कर रहा था, इसका सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर पाथ ऐसा होगा। यस। तो यहाँ पे एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस साइड और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस साइड होगा या नहीं होगा? यस। तो अब देखो यहाँ से, इसका एक mg इस साइड होगा। हाँ, यस यस। mg को तुम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे। यस सर, कर सकते। अभी यहाँ पे टेंशन T है, इसको भी तुमको किसके डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इस रॉड का एक्सेलरेशन इस साइड है और इसके परपेंडिकुलर है। टेंशन को भी तुम इस साइड रिजॉल्व कर दो और इस साइड रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व कर दोगे तो ये मान लीजिए, इसको मैं मान लेता हूँ Tx अज्यूम कर लीजिए, ये Ty है, तो आप Tx क्या लिखोगे? Tx ये mg का कंपोनेंट आएगा, x mgy, ये तो फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ, फाइंड कर सकते। तो इस डायरेक्शन में ac mx बोल दो और y डायरेक्शन में ac my, तो इस डायरेक्शन में क्या लिखोगे? Tx, बिकॉज एक्सेलरेशन इस साइड है तो ये फोर्स ग्रेटर होगा इससे, तो Tx माइनस mgx इक्वल्स टू m इंटू acmx होगा। यस सर, होगा। y डायरेक्शन में भी फाइंड कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है तो ये ग्रेटर होगा इससे, तो mg along y direction minus ty equals to m into ay, right? acmy, यस। तो हो जाएगा ना, हाँ, तो वैल्यूज चाहिए होगा, फिर मिल जाएगा एक्सेलरेशन। राइट? यस यस। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम।